ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से अमन की खिलाफ वार होती है, तो ट्रंप को कोई कंधा चाहिए फायर करने के लिए। न्यूक्लियर पार इंडिया भी है, न्यूक्लियर पार पाकिस्तान। रूस और अफगानिस्तान वाला दिफाई मुआहदा है, और एक तो ये है कि भारत को दो टोक पैगाम है। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ईरान और अमेरिका का मुआहदा नहीं हो रहा, इसमें ताख़ीर हो रही है, ट्रंप मुकर जाते हैं, शायद कोई प्रेशर पीछे से आ जाता है, लेकिन दूसरी जानिब गालबन रूस और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो गालबन पाकिस्तान मुखालिफ है, क्योंकि मुआहदा होने के साथ ही मुल्ला यकूब की जानिब से धमकी आ गई। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, और स्टेटमेंट सामने आई है पाकिस्तान रॉकेट फोर्स के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया, उनकी जानिब से। और स्टेटमेंट ये है कि अब जंगों के फैसले जो हैं वो मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में होंगे। इस सारी सूरत हाल का हम जायजा लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली सर, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में स्टेटमेंट से शुरू कर देते हैं। हाँ जी, असल में जो दो चीज़ें आपने जो अहम की हैं वो तो ठीक है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से अमन की खिलाफ वार होती है। आपस में डेलीगेशन के जरिए, बाकी विजिट के जरिए ड्राफ्ट एक्सचेंज होते हैं। अब मगरबी अखबार जितने कह रहे हैं, एक्सियोस हो गया, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, यूनाइटेड जर्नल हो गया, वो कहते हैं कि माहिदा की जो दफात जो शरात है वो तय हो गई है, सिर्फ ट्रंप ने उस पर दस्तखत करने। और जब वो दस्तखत करने जाता है तो उसके ध्यान में साइकोपैथ है वो, चूँकि उसको अपने ऊपर एतबार नहीं है, तो उसके ध्यान में ख्याल आता है कि शायद मैं अमेरिका की डिफीट हो रही है या मैं डिफीटेड हो रहा हूँ। क्योंकि उसको याद रखिएगा ट्रंप को कोई कंधा चाहिए फायर करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए। जैसे पहले उसने कहा था मैं तहजीबें खत्म कर दूंगा, तो फिर उसने कहा कि मैं वो करूंगा जो 40 सालों में नहीं हुआ। फिर उसने इस्तेमाल किया पाके जी मुझे पाकिस्तान ने, मिडल ईस्ट ने, बाकी कंट्रीज ने फायर ना करने से रोका था, तो मैंने तहजीबें भी तबाह नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो अब वो ये चीजें वो उसको ड्रैग कर रहा है, ड्रैग करके वो अपनी साख को बिल्डअप करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान बड़ा प्रेशराइज कर रहा है, पाकिस्तान सजेस्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल भी ग्लोबल पीस के लिए प्ले कर रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों को भी मैं तो ये कहूँगा कि निगलेक्ट कर रहा है। और इस निगलेक्शन से जो नुकसान हो रहा है वो दुनिया के अवाम का हो रहा है। क्योंकि जब तक आप ये याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगा, जो कहीं आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको नजर नहीं आएगी, कि जो एक्सॉन मोबिल है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। एक्सॉन मोबिल के वाइस प्रेसिडेंट का बयान आया है, उसने कहा कि जी अगर ये ओबराय हॉर्मज़ बंद रही और इस तरह स्टेट बन रही तो 2.5 हफ्तों का रिजर्व रह गया हमारे पास। उस 2.5 हफ्तों के रिजर्व के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो दुनिया में पेट्रोल की एक्सट्रीम शॉर्टेज होगी, और पेट्रोल की प्राइस मैं भी आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ $150 से $160 पर बैरल चली जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये ट्रंप को भी सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके जिस तरह ईरान को लेके आया, और ईरान को भी सोचनी चाहिए। ईरान अपनी स्टांस पे कायम है। उनके स्पीकर ने दोबारा कहा है कि हम टेंजेबल चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, उन चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। आप हमारे एसेट्स अनफ्रीज करें, आप हमें एश्योरेंस करें कि हमारे ऊपर हमला दोबारा नहीं होगा। उसके लिए वो 60 दिन का एक पीरियड मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल ट्रंप को चाहिए कि ब्लॉकेट अगर वो हटा लेगा तो ट्रंप ईरान में ईरानी सदर की भी तो एक स्टेटमेंट आई है, ईरानी सदर की स्टेटमेंट और ईरानी स्पीकर की स्टेटमेंट। तो ये चीज एक बड़े नाजुक मोड़ पे खड़ी हुई है। और ये नाजुक प्रेशर किस चीज का है? ट्रंप को प्रेशर लॉबी का है, पीट हेग्सेट का है, ज़ियोनिस्ट लॉबी का है, एपेक लॉबी का है, वो यहूदी बिलियनर जो ट्रंप को पैसा खिलाते रहे, जो हर प्रेसिडेंट को पैसा खिलाते हैं। आप याद रखिएगा कि व्हाइट हाउस में जितने प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके डेली खर्चा और इलेक्शन कैंपेन का खर्चा था वो एपेक पे करता है। इसीलिए जितने प्रेसिडेंट है ये पैक के जो मल्टी बिलियनर वो जो है अपना बिजनेसमैन है ना, उनके तलवे चाटते हैं, जूते चाटते सिस्टम है। हाँ, उनके जूते करप्ट हैं सारे, उनके ये जूते चाटते हैं, उनके सामने बोलते नहीं है, वो इनको पैसे देते हैं करो ये उनकी तरह उनकी बातों पे ऊपर अमल करते हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये अभी देखिए पाकिस्तान की कोशिश कब तक कामयाब होती है। लेकिन अभी दुनिया में चूंकि हालात ऐसे डेवलप हो रहे थे और भारत की तरफ से इन तमाम चीजों के बावजूद रोजाना आप सुनते थे कि उसके आर्मी चीफ ने बयान दे दिया था, आपको याद है क्या बयान आया था? दोबारा है ये ऑपरेशन सिंदूर का, वही ना कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का बयान आया। फिर उसका बयान ही आया था कि जब तहजीब खत्म कर देंगे, जोग्राफिया। तो यार 2.5 फुट का मुकादा उसका 2.5 फुट, जी हाँ, जोग्राफिया का साइज ही देख लेना चाहिए। एक मैप का साइज भी 2.5 फुट से ज्यादा होता है। तो अपने जहन के मुताबिक तो बयान दो ना। तो चूंकि उसका ये बयान आया था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी करने का 12 बयान आया था,
तो जरूरत थी समर की कि जो वॉर का फ्यूचर पर्सपेक्टिव है उसको जरा एक्सप्लेन किया जाए, उसको बताया जाए कि क्या आप उस स्टेटमेंट ये मैं आपकी तरफ है जो आपने बात की है कि जनरल नुमान ज़िक्रिया जो रॉकेट फोर्स के कमांडर हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, वो पाकिस्तान के DGMO भी रहे हैं और बड़े अरसे तक DGMO रहे हैं। उनके ज़माने में जब वो DGMO थे तो आप याद रखिएगा उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जो पाकिस्तान FATF में जो पाकिस्तान का मुकदमा था ना, जो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करे, उस FATF में हम्माद अजहर उसको लीड कर रहा था। इमरान दौर की बात कर रहे हैं। जी, उसके अंदर जनरल इमरान ज़िक्रिया के बाकायदा MO के 2-3 मिलिट्री ऑपरेशन के 2-3 ऑफिसर शामिल थे जो कंसल्ट करते थे और एडवाइस करते थे ये इस चीज को किस तरह लेके चलना है। और फिर वो जाके मुकदमा जो है वो वहां पे पेरिस में और बाकी जगहों पे पाकिस्तान ने कंटेस्ट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से बाहर आया था, आपको याद होगा। ठीक, हाँ, ब्लैक लिस्ट से। तो ये जो चीजें इमरान ज़िक्रिया बड़े थिंकर किस्म के आदमी है, बड़े अच्छे बड़े काबिल आदमी है। तो उनका जो बयान आया है, उन्होंने इससे पहले ये DGISPR के बयान से लिंक कीजिएगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उन्होंने ये कहा था कि हम ये कन्वेंशनल वॉर जो है एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर लड़ रहे हैं। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर हमें कन्वेंशन। अब आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का मतलब दुनिया को समझने की ये चीज है कि न्यूक्लियर पावर इंडिया भी है, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान भी है। कन्वेंशनल आर्म के अंदर, कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसके अंदर आप काउंट करते हैं मिलिट्री को, नेवी को, एयरफोर्स को। और जो कन्वेंशनल आर्म्स हैं जैसे उसके अंदर आपकी अपना राइफल है, मशीन गन है, आर्टिलरी है, टैंक फायर पावर है, आर्टिलरी फायर पावर है। अब उसका कन्वेंशनल का हिस्सा जो है वो मिसाइल फायर पावर भी बन गई। जैसे अभी ईरान के अंदर आपने देखा, ईरान और इजराइल के अंदर जंग में ईरान, अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर जहाज भेजे तो ईरान ने मिसाइल फायर किए। और वो सारे न्यूक्लियर वो मिसाइल जो थे वो न्यूक्लियर टाइप मिसाइल नहीं थे, वो हाइपरसोनिक मिसाइल थे। जब हाइपरसोनिक मिसाइल का आप कहते हैं या अल्ट्रासोनिक मिसाइल का कहते हैं तो बस सोनिक का मतलब होता है आवाज, हाइपरसोनिक मतलब आवाज से तेज रफ्तार, हाइपरसोनिक आवाज से तेज रफ्तार, उसका मिसाइल से ताल्लुक नहीं है। सोनिक यानी, और सोनिक जो आवाज को आप कैलकुलेट करते हैं मैक में, MACA में, तो आप कहते हैं 7 मैक प्लस 4 मैक प्लस, तो हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, री एंट्री व्हीकल, ये सारे अब कन्वेंशनल वॉर्स की डोमेन में आ गए। पाकिस्तान ने ये इन तमाम चीजों को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर या बुनियानुर रसूल के बाद एक स्पेशल रॉकेट फोर्स बना दी। क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया की आपस में स्टैंड अप हुआ था तो आपको याद है जब टेरर हुआ था तो पाकिस्तान ने फतह मिसाइल जो है वो फायर किया था पाकिस्तान लॉन्च से, बरामूस बैटरी और बाकी चीजों। तो एक रॉकेट, तो जनरल नुमान जो है वो ये कहना चाहते थे कि देखिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर अब जो वॉरफेयर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है और वॉरफेयर जो है वो एक बटन की वॉरफेयर बन गई। आप बटन दबाते हैं और आप मिसाइल फायर करते हैं, आप बटन दबाते हैं। और उन्होंने कहा कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का विदाउट यूजिंग इवन दी आप एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से जो मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी और 180 से 300 सेकंड बस, ठीक है। अब उसके अंदर है क्या, हर मिसाइल जो जाता है उसकी एक ट्रैवलिंग स्पीड है। अब वो मिसाइल जो है, अगर वो फर्ज करें, मैं यहाँ पे एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ, अगर वो न्यूक्लियर टिप मिसाइल है, यानी उसके अंदर अगर वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर रहा है वो मिसाइल, एक तो मैंने अपना कन्वेंशनल डोमेन का मैंने कहा, ISPR ने कहा था, अगर वो न्यूक्लियर टिप मिसाइल है, अगर न्यूक्लियर मिसाइल वो न्यूक्लियर मिसाइल है तो वो पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाक क्या वो कितने सेकंड्स लेगा, उसका ट्रेवलिंग टाइम कितना होगा उसका। जब पाकिस्तान ने PL मिसाइल फायर किया था, पाकिस्तान के अपना वो JF-17 थंडर J-10C ने, और इंडिया के हमने वो राफेल एयरक्राफ्ट को गिराया था, तो उसका 3 सेकंड टाइम था। जी, उस 3 सेकंड के अंदर जो उसका टर्मिनल फेज में टाइम था, उसके अंदर राफेल के पास टाइम नहीं था कि वो अपने आप को बचा सके, उन्होंने जाके हिट किया, राफेल तबाह हो गया। तो अब जो है उन्होंने ये कहा है, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि जी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर जो मिसाइल लेंगे, अब वॉरफेयर जो है वो मिनटों में नहीं रही। तो अब इस पर हम थोड़ा सा मजीद किसी वीलाग में तफसील से भी बात कर लेंगे। इसको हम लिंक कर सकते हैं, ये जो रूस और अफगानिस्तान वाला दिफाई मुआहदा है, और एक तो ये है कि जी कि भारत को 2 टोक पैगाम है, ठीक है। ये तो भारत की तरफ देखें ना, जब भारत ने जोग्राफिया, तो अफगानिस्तान को भी है, भारत ने जोग्राफिया खत्म करने की बात की और भारत के CDS जो नया अपॉइंट हुआ है
उसने एक स्टेटमेंट दी, भारत के आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट। तो जनरल नोमान ज़करिया ने फिर उनको ये बावर कराने की कोशिश की है कि अगर आपने कोई गलती करने की कोशिश की, अगर आपने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो ये याद रखिएगा कि दिस विल नॉट लास्ट फॉर 3 to 4 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, और इससे पहले आपको याद है जनरल जियाउल हक ने, मैंने आपको पहले भी कहा है, जनरल जियाउल हक भी राजीव गांधी को कह चुका था क्रिकेट डिप्लोमेसी में कि हिंदू स्टेट्स जो है एक ही है, मुसलमान स्टेट बड़ी है। अब एक स्टेट, अब उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है कि हम उर्दू में एक बड़ी मशहूर कहावत है ना, पंजाबी की पिद्दी थे की पिद्दी दा शोरबा। नहीं, उसमें ये ना आप मुझे पता है आप अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, सर वो कंसर्न है ना। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुआहिदा हुआ है, इससे पाकिस्तान की अवाम को क्या खतरा लाहक हो सकता है? अवाम को खतरा है ना, क्योंकि अगर देखिए ना, रूस, इस मायदे का मतलब है बड़े ब्रीफली, ये है तो बड़ा इसका लंबा डिस्कशन कि अफगानिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे एक जो अफगानिस्तान की आज़ाद रियासतें हैं ना, चेकोस्लोवाकिया अपना, इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये हुई थी 26 मई को, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको अटेंड किया उसमें जो है ना, इनके जो रूस के इंटेलिजेंस के FSB के जो सरबराह है वो है अपना उनका नाम है अलेक्जेंडर पेटनिकॉफ, उन्होंने तकरीर की थी और उन्होंने कहा था, उनके तकरीर करते हुए उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना दाइश मौजूद है, अफगानिस्तान के तालिबान मौजूद, वो ये अलकायदा मौजूद है, और ये दाइश और अलकायदा जो है ना, ये हमारे मुल्क के लिए खतरा है, खत्ते के लिए खतरा है, और इसको बरतानिया जो है इनकी मदद कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज इनकी मदद कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज अपना होल्ड तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कायम करना चाहते हैं। तो हम वो जो खतरा है वो हमारी तरह डेवलप आता है। तो 26 तारीख को उनकी ये बातचीत होती है, और उसके बाद एक SCO का भी इजलास हुआ था। SCO के इजलास में भी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इसी किस्म की बात की थी। उसके बाद जो MI6 का उन्होंने नाम लिया कि जी ये जो अफगानिस्तान और रशिया की जो आपने बात की ना, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए कि अफगानिस्तान, इससे पहले आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान ने अपने रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तो उस वक्त अमेरिकन CIA जो है वो रशियन के खिलाफ लड़ रही थी और तालिबान की मदद कर रही थी, और रशियन के खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े काम किए, और रशियन जो हमेशा अमेरिकन के इस बात के खिलाफ थे, रशियन अफगानिस्तान के खिलाफ थे, अफगानी जो उन्होंने रशियन को बहुत मारा। तो अफगानिस्तान की रशियन की एक तरह से आपस में काफ़ी अरसे तक पॉलिटिकल डिस्टेंस भी चलता रहा और मिलिट्री डिस्टेंस भी चलता रहा। अब 26 मई को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आज़ाद रियासतों की फॉरेन मिनिस्टर्स, वहाँ पे जो रूस के जो चीफ है उनका नाम है अलेक्जेंडर पेटनिकॉफ, उन्होंने तकरीर की थी। तो उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि यहाँ पे जो रशिया अफगानिस्तान के अंदर जो है ना दाइश और इस किस्म की जो क़ुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ काम कर रही हैं, या हालांकि वो तालिबान के खिलाफ काम नहीं कर रही, उन्होंने ये कहा था कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ रही, उनको MI6 बरतानिया की MI6 जो है वो मदद दे रही है, उनकी एजेंसी वो बैक कर रही है, उनको प्रोवाइड कर रही है, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो। तो हम ये समझते हैं कि जो वेस्टर्न ताकतें हैं, उनका कहना है, हम ये समझते हैं कि जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो अफगानिस्तान के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, ये रूस का मौक़िफ़ है, रूस ने ये कहा, रूस के उन्होंने कि हम ये समझते हैं कि जो वेस्टर्न ताकतें वो अफगानिस्तान के पॉलिटिकल इस एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही है। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज करना चाहिए। फिर एक SCO में कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ये डिमांड करते हैं कि जी आप अफगानिस्तान के फ्रोजन एसेट्स रिलीज करें, हम अफगानिस्तान के साथ क्लोज ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर दाइश है और अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा है, और ये रूस ये समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर दाइश और अलकायदा को जो है तालिबान ही कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि शायद दाइश का थ्रेट जो है हमारी तरफ आ जाए। उस साथ फिर चाइना भी शामिल हो गया, क्योंकि ETIM जो है वो भी मौजूद है। ETIM जो मुस्लिम स्टेट्स है चाइना के अंदर, वहाँ वो दहशतगर्दी की कोशिश करने की कोशिश करती थी, तो वो भी चाइना भी इस वक्त ये समझता है कि तालिबान के साथ उनका ये मायदा है कि आपने ETIM को कंट्रोल करना है और हमारे इलाके में उनको ऑपरेशन नहीं करने, कोई दहशतगर्दी नहीं करनी, और तालिबान ने कमिटमेंट दी हुई है चाइना को, जी ETIM को हम आपके मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बुला के वो जो मतलब है दाइश और जो वेस्टर्न मुआहिदा तो इस तरह में हुआ, लेकिन धमकियां वो पाकिस्तान को, मैं आपसे ये कर रहा हूँ ना कि रशिया ने दाइश और
अपना जो मैंने आपको बताया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए, चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में सिक्योर करने के लिए और ETIM को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान से एक माहिदा कर। अब पाकिस्तान जो चाइना का भी दोस्त है और पाकिस्तान जो रशिया के साथ भी मॉस्को डायलॉग में भी ये बढ़ाता रहा, और रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ये आई है कि 6000 से ज़्यादा दहशतगर्द अफगानिस्तान के जो मौजूद हैं। तो साफ ज़ाहिर है अगर उनसे आप डिफाइस माहिदा करेगा रशिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि उनको हथियार भी दे, उनको ट्रेनिंग भी दे, उनको अपनी वो कहते हैं जी अब हमने खरीद लिया है, और वो हो गया S-400, हाँ, उनको एयर डिफेंस सिस्टम भी दे। हाँ, तो अगर वो एयर डिफेंस ये तमाम चीजें उनको मिलेंगी तो फिर पाकिस्तान को वो थ्रेट तो करेंगे। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, और इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और क्या हम इसके खिलाफ कोई आने वाले दिनों में कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, क्योंकि जो चीजें इसके ऊपर रशिया कह रहा है और जो अफगानिस्तान कह रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है और पाकिस्तान की आवाम की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकती है। इसके ऊपर हम डिटेल बहस कर सकते हैं, इसके बहुत सारे कंटूर्स हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा ना पाकिस्तान के, न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बल्कि इस रीजन में इफेक्ट होगा, क्योंकि इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो आपको रशिया, अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया और इजराइल भी इस नेक्सस के अंदर आ जाएंगे, जो सारे ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ है। रशिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, रशिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन जब ये माहिदे की डिटेल सामने आएंगी और अगर उनको जंगी सामान साजो सामान अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया गया, और अगर ये ऐसा हुआ कि पाकिस्तान गजबुल हक की तरह जाके वहाँ के उनके जो दहशतगर्दों के ठिकाने उन पर अटैक करे और कोई रशिया से थ्रेट आए, तो फिर ये है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी खतरा होगा, और पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। चले हम दुआ गो हैं, इस पर हम डिटेल बात कर लेंगे, बड़ा सेंसिटिव ये मौजू है जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि वो जो मुल्ला यकूब है जिन्होंने अभी माहिदा अभी उसके वो सारी डिटेल सामने आनी है, तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा के धमकियाँ देते ना, लेकिन जो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नमाज अकली, उनकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आप ये कह लें कि बहुत सारों को डोज मिल गई होगी, और 2 टोक पैगाम जिनको जाना था ऑपरेशन संदूर वालों को, मोदी के हवारियों को, उसके सहूलतकारों को, उसके यारों को, वो जा चुका है। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।